नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन देखेंगे आरपीसी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी विस्तार से क्लास, जिसमें अब आज अपन चर्चा करेंगे वायुमंडल में जो जल है उसके विविध रूप, किन किन रूपों में वायुमंडल में जल रहता है, तो उसकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। क्लास यदि अच्छी लगती है तो अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानी में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, जब मरना लिया ठान ही, फिर हार क्या फिर जीत क्या। तो हरिवंश राय की ये बच्चन की ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती है कि यदि तय कर लिया सब जिंदगी के अंदर हमें आगे बढ़ना है तो फिर पीछे मुड़ के क्या देखना है। तो वायुमंडल में जल जो है उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल जल किन रूपों में रहता है, तो इसके विविध रूप, इसके विविध रूप है उस पर अपन बारी बार से चर्चा करेंगे। जैसे कि अपन ओस की चर्चा करेंगे, तुषार की चर्चा करेंगे और बादलों की चर्चा करेंगे। तो सबको अपन देखते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी और आरबीसी के अकॉर्डिंग अपनी सिलेबस है वो संपूर्ण क्लास अपनी चल रही है, तो सभी साथी है अवश्य जुड़ जाए। सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल में जल। तो वायुमंडल में जल जो है वो किस रूप में मिलता है, आर्द्रता या जलवाष्प के रूप में मिलता है। जलवाष्प कह दो चाहे आर्द्रता कह दो, एक ही बात, जलवाष्प या आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में जल जो है वो पाया जाता है, जिसकी सांद्रता आयतन का 0 से 4% होती है, यानी अधिकतम 4% होता है। ये जो भी हवा का आयतन होता है वायुमंडल में उसका 0 से 4% तक, यानी अधिकतम 4%। कहीं पर एक भी होता है ना, कहीं 4% होता है ना, तो कहीं नहीं 0 से 4% तक इसकी सांद्रता होती है। वायुमंडल में जल 3 अवस्थाओं में मिलता है। ये अवस्था जल की 3 पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, लेकिन जल तीनों स्वरूपों को ग्रहण कर लेता है, जैसे कि ठोस बर्फ के रूप में, द्रव तरल जल के रूप में और ओस के रूप में गैसीय आवरण ये धारण कर लेता है। तो 3 रूप इसके मिलते हैं, हमें पता ही है ना, 3 रूपों में ये मिलता है। वायुमंडल में जल आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण और पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा उपलब्ध होता है। तो 2 मुख्य रूप से इसकी प्रक्रिया होती है। जैसे खुले जलाशय होते हैं, सागर है, झील है, खाड़ी है, नदियां हैं, ठीक है ना। तो खुले जलाशय जैसे सागर आ गया, बांध आ गया, है ना, नदियां आ गई, तो यहां से जल क्या होता है, सूर्य के ताप से गर्म होकर के वाष्पीकृत होता है। क्या होता है, वाष्पीकृत, इन सभी जगहों से। और यदि वो वनस्पतियों पौधों की बात करेंगे और जीव जंतुओं की बात करेंगे तो यहां से जल का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। अपन छोटी क्लास में थे तब एक प्रयोग आता था 6 क्लास के अंदर कि एक पौधा लीजिए और इस पौधे के चारों ओर एक पॉलीथीन बांध दीजिए, है ना। आपने पढ़ा होगा, इसके चारों ओर क्या लगा दी, पॉलीथीन। जब हमने इस पॉलीथीन को बांधा तो हमने पाया कि इस पौधे की आंतरिक सतह पर मुख्य रूप से आपको जल की बूंदें दिखाई देगी इस प्रकार से। यहाँ इसके चारों ओर इसकी अंतर की जो परत है इस पर बूंद दिखाई देती थी, और जिस ये प्रयोग ये बताता था कि पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ये प्रयोग आता था जब मैं 6वीं क्लास में था, उस टाइम की बात लगभग 1997 98 की बात होगी उस समय, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जीव जंतु या पेड़ पौधे जो होते हैं वो मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जलवाष्प छोड़ते हैं, और खुले जलाशय होते हैं वहां से वाष्पीकरण के माध्यम से सूर्य के ताप से जल गर्म होकर के और गैसीय अवस्था धारण करके और वायुमंडल में समा जाता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, और इसके 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एक तो निरपेक्ष आर्द्रता और एक होता है सापेक्ष आर्द्रता। अब निरपेक्ष आर्द्रता होता है मुख्य रूप से किसी निश्चित दिए गए तापमान पर वायुमंडल की वास्तविक मात्रा। तो इसको मैं यह कह दूं कि वायुमंडल की में आर्द्रता की वास्तविक मात्रा, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्द्रता की वास्तविक मात्रा जो होती है वो क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता होती है, ठीक है। एक होती है सापेक्ष आर्द्रता, तो ये होती तुलनात्मक। ये कैसी होती साथियों, तुलनात्मक आर्द्रता, ठीक है। तो एक निश्चित दिए गए तापमान पर हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा। अब एक होती है हवा में जलवाष्प धारण करने की क्षमता, है ना। तो
तापमान जहां जितना ज्यादा होगा वहीं पे वो हवा जो है उतने ही अधिक जलवाष्प को धारण कर पाएगी, है ना। और यदि तापमान किसी प्रदेश में न्यून पाए जाते हैं तो उसमें आर्द्रता की मात्रा है थोड़ी कम मिलेगी, है ना। तो तापमान का बड़ा रोल होता है जलवाष्प में आर्द्रता की कैपेसिटी बढ़ाने और घटाने के लिए। सबसे पहला भाग है निरपेक्ष आर्द्रता। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वास्तविक मात्रा होती है ये, कौन सी मात्रा होती है? वास्तविक मात्रा, है, एब्सोल्यूट कह सकते हैं इसको, वास्तविक है ना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इससे हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा या उसके वजन के रूप में जाना जाता है। यानी हवा की प्रति इकाई आयतन के अंदर, है ना, प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की के वजन के रूप में देखा जाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। किसको? निरपेक्ष आर्द्रता को। पता लग गया वास्तविक आर्द्रता की मात्रा है वायुमंडल के अंदर या वायुमंडल में मौजूद हवा के अंदर वायु जलवाष्प की वास्तविक मात्रा है वो निरपेक्ष कहलाती है, ठीक है। और बहुत बार इसकी इकाई पूछते हैं तो इसे किस रूप में मापते हैं? ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में इसको मापा जाता है। दूसरी आती है सापेक्ष आर्द्रता। तो तुलनात्मक होती है एक प्रकार से। तो दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। अब देखो एक शब्द आया है पूरी क्षमता, तो यह होती है वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता, जलवाष्प धारण की क्षमता। अब सभी में ये जो क्षमता होती है हवा के अंदर अपन देखते हैं अलग अलग होती है, ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं जहां पर मुख्य रूप से तापमान उच्च पाए जाते हैं, तो हवा जो है उसमें जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अपन शुष्क भागों में यदि पहुंचते हैं जहां तापमान अधिक होता है, तो अलग अलग प्रदेशों में अपन जाएंगे ना, तो यह क्षमता भिन्न भिन्न होती है। यह महासागरों पर सर्वाधिक और महाद्वीपों पर न्यूनतम पाई जाती है। क्या? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता सर्वाधिक महासागरों पर है। इसका कारण क्या है? क्योंकि महासागर तो जल के बड़े भंडार है और वहां पर जो सूर्यातप से जलवाष्प प्रॉपर वाष्पीकृत जल होता रहता है गर्म होकर के, ठीक है ना। तो यहाँ वायुमंडल में जो कैपेसिटी है उसकी तुलना में कहीं ज्यादा आर्द्रता मिलती है। तो सापेक्ष आर्द्रता सर्वाधिक मिलती है महासागरों पर और न्यूनतम मिलती है महाद्वीपों पर। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता है वो सर्वाधिक मात्रा कहाँ मिलती है? तो महासागरों पर सर्वाधिक, और न्यूनतम इनमें से कहाँ है? तो महाद्वीपों पर न्यूनतम पाई जाती है। तो याद रखिएगा इस बात को भी। उसके बाद में आता है संतृप्त हवा। संतृप्त हवा का मतलब होता है जितनी, भाई अपन बहुत बार इसको साधारण जीवन में भी प्रयोग करते हैं शब्द को, कि अब खाना अपन खा रहे होते हैं, ये तय कर लेते हैं कि अब खाना नहीं खाया जाएगा, पेट भर चुका है, तो अपन कहते हैं भी अब आगे नहीं खा पाएंगे, इतना ही खा पाएंगे क्योंकि हम पूरित हो चुके हैं। तो ठीक वैसे ही एक हवा जो होती है उसकी एक निश्चित तापमान पर जितनी कैपेसिटी होती है आर्द्रता को ग्रहण करने की, यदि उतनी आर्द्रता की आपूर्ति हो जाती है तो फिर उससे अधिक आर्द्रता वो हवा ग्रहण नहीं कर पाती है, तब उस हवा को बोलते हैं संतृप्त हवा। तो संतृप्त होता है एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह से पूरित हवा संतृप्त कहलाती है। क्यों? क्योंकि अब इससे ज्यादा, है ना, पूरी तरह से आ गया, इसका मतलब इससे अधिक ज्यादा यदि जलवाष्प आती है तो वो हवा उसको धारण नहीं करेगी, और वो एडवांस जलवाष्प की मात्रा है वायुमंडल में, जहां जहां उसको कण मिलेंगे, आधार मिलेंगे, उन आधारों के सहारे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसी हवा को हम क्या कहते हैं? संतृप्त हवा। समझ गए? संतृप्त हवा क्या होती है कि एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प को धारण करने की एक हवा की पूरी क्षमता, और उस क्षमता के अकॉर्डिंग यदि उसके पास जलवाष्प आ जाती है ना, तो उस हवा को संतृप्त हवा कहते हैं। इसके अलावा और जलवाष्प उसके आसपास में यदि आती है तो हवा उसको ग्रहण नहीं कर पाती है। एक होता है औशांक। तो औशांक क्या होता है?
तो हवा के दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है वो उसका औष्णांक कहलाता है ना। यानी दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर, भाई जो स्वरूप दे रखा है हवा का हमारे समक्ष, तो उस हवा में के जिस तापमान पर उसमें संतृप्तता आ जाती है, मान लेते हैं किसी एक क्षेत्र है और वहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस पर हवा संतृप्त हो जाती है। ठीक है, हवा क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। उसके बाद में जो अतिरिक्त जलवाष्प है वो किसी आधार के सारे नमी के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हवा तो अब उसको धारण नहीं कर पाती है ना। तो ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं औष्णांक। क्या बोलते हैं, औष्णांक। क्यों, क्योंकि अब 10 डिग्री तक सेंटीग्रेड तापमान पर जो हवा के अंदर जो नमी थी उसको तो हवा ने ग्रहण कर लिया, ठीक है, लेकिन अब अतिरिक्त नमी है वो क्या करेगी, विभिन्न आधारों के सहारे बूंदों के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि हवा के दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर हवा संतृप्त होती है वह दशा उसकी क्या कहलाती है, औष्णांक कहलाती है ना। तो अब देखेंगे बारी बारी से, प्रत्येक बिंदु के अलग अलग रूप है, यानी जलवाष्प के अलग अलग रूप। अभी मैंने कहा था वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, ये शब्द देखा भी होगा। वाष्पीकरण, अब वाष्पीकरण में क्या होता है, वाष्पीकरण वह अवस्था है, अभी बताया था मैंने, जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भाई सूर्य तप से पानी गर्म होता है, मान लिया यह सूर्य की रोशनी है, ठीक है, और यहां कोई जलाशय है, इसमें इस पात्र के अंदर पानी भरा है। अब इससे ये सूर्य की रोशनी से क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी, गर्म होगा। गर्म होकर के ये पानी जो है मुख्य रूप से है कहाँ जाएगा, ऊपर उठेगा, किस रूप में, वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। तो ये जो जलवाष्प बन जाएगी, है ना, यही वाष्पीकरण है। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या होता है, सूर्य तप, तापमान, ऊष्मा मिल जाती है किसी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो महासागर है, सागर है, वहां ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, आपको पता है। तो उसको यदि ऊर्जा मिल जाती है या अन्य वेव से भी मिल सकती है तो भी जल का वाष्पीकरण हो जाता है। तो मुख्य कारण क्या है, ताप या जल का गर्म होकर के वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। एक शब्द होता है गुप्त ऊष्मा। क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होता है गुप्त ऊष्मा में, कि जिस तापमान पर जल का वाष्पीकरण शुरू होता है उसे उसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है ना। जिस तापमान पर जल का वाष्पीकरण शुरू होता है वह उसकी गुप्त ऊष्मा है। चाहे वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका तापमान का वाष्पीकरण शुरू हो जाए, चाहे उसकी 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वाष्पीकरण शुरू हो जाए, लेकिन जिस तापमान पर वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है वह उसकी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है ना। तो ये कुछ शब्दांश है या कुछ ऐसे शब्द है जो इस लेसन में काम आएंगे, जैसे वाष्पीकरण है, गुप्त ऊष्मा है, वाष्पोत्सर्जन है, औष्णांक है ना, ये चीजें। संतृप्त हवा है। हवा का प्रवाह भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। हवा की गति अधिक होगी तो वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि हवा अपने साथ में यदि भाई आगे बहेगी तो घर्षण करेगी, वो घर्षण करेगी तो ऊष्मा पैदा होगी। तो हवा जितनी तेज होगी उतना ही वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा, तेज होगा। तेज प्रवाहित हवा संतृप्त हवा की परत को हटा देती है, ये भी एक कारण है, क्योंकि हवा दूर से आती है तो शुष्क आती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हवा अनेक माध्यमों से होकर गुजर के आती है या जो निर्वात से होकर आती है, तो अनेक प्रकार के वायुमंडल के अंदर जो विशेषताएं वहां से गुजर के आती है। तो उस गतिशील हवा के अंदर है वो संतृप्तता नहीं रहती। भाई एक शुष्क भाग को क्रॉस किया तो वहां एक हवा जो है उसमें नमी थी वो सूख गई, काम आ गई, यूज हो गई, खर्च हो गई, तो फिर वो हवा संतृप्त रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो हवा जब तेज प्रवाहित होती है तो संतृप्त हवा की जो परत है उसको हटा देती है ना। और फिर जैसे ही संतृप्त हवा की परत हटती है तो जो हवा का जो शेष भाग है उसमें असंतृप्तता आ जाती है और वो और अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है। समझिए, तो अपन कह सकते हैं कि हवा की गति यदि अधिक होगी वाष्पीकरण उतना ही होगा,
कारण इसका है कि एक जो संतृप्त परत है वो हवा के प्रवाह से हट जाएगी, है ना, और उसका स्थान जो है असंतृप्त हवा ले लेगी, तो वो पुनः वाष्पीकरण को धारण करने के लिए एक्टिव हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रवाहित हवाएं जो होती है वो वाष्पीकरण को बढ़ाती है। जैसे मान लिया इधर कोई हवा चल रही है, ये पवन है ना, ये पवन प्रवाह है। अब यहाँ पे अपन देख रहे थे कि इस भाग के अंदर जो ये जो हवा का पुंज था यह संतृप्त था, यानी यहाँ पे अब और अधिक जलवाष्प धारण नहीं कर सकता, लेकिन इधर से जैसे ही इस हवा का प्रवाह आया, ठीक है, तो यह संतृप्त जो परत थी वो यहां से हटकर कहाँ चली गई, आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, मान लिया यहाँ पे आई। अब यहां यह संतृप्त नहीं रहेगी, संतृप्त नहीं रहेगी। मान लिया इसके नीचे यहां क्या था, महासागर था, तो पर भरपूर इसमें नमी मिल रही थी, लेकिन और उसके कारण इसमें संतृप्तता आ चुकी थी, लेकिन यहां आते यहाँ क्या आ गया, महाद्वीप आ गया, समझ गए। तो यहां महाद्वीप आ गया जिसके ऊपर ये परत आई, तो इसमें यहां नमी का स्रोत खत्म हो गया, तो नमी की कमी आई, कमी आने से ये असंतृप्त हो गई, समझ गए। तो कैसे ये आगे क्यों बढ़ी, इस हवा के प्रवाह के दाब के कारण बढ़ी। तो अपन कह सकते हैं कि तेज हवा का प्रवाह है वो एक संतृप्त परत को हटा देती है ना, और असंतृप्त परत है उसको स्थापित कर देती है। अब आता है संघनन। संघनन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें हवा के अंदर जो जलवाष्प है वो किसी आधार के सहारे इकट्ठा हो जाती है। धूल धुआं और नमक के कणों के सहारे यदि वो इकट्ठा हो जाती है ना, तो इस प्रकार का जो भाग है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। तो जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या है, संघनन है। अब ये कब होगा, किस स्थिति में होगा, तो या तो हवा का जो लंबवत प्रवाह होता है, विवन होता है या संवहन होता है, उसके तहत जो है हवा का तापमान गिर जाए अचानक, तो तापमान गिरते ही हवा में संतृप्तता आ जाएगी, और संतृप्तता आ जाएगी, जो अतिरिक्त नमी है वो धूल धुआं नमक के कणों के सहारे स्थापित होकर के एक संगठित हो जाएगी। इस प्रकार से क्या शुरू हो जाएगा, संघनन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। संघनन का मुख्य कारण क्या है, तापमान में कमी होना। अब कमी कब होती है, जब अपन धरातल से ऊपर जाते हैं ना साथियों, है ना, ऊपर की ओर यदि अपन जाते हैं, ऊपर जाने पर तापमान गिरता है, हमें पता है प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, घटता है, यह हमें पता ही है। तो यहां से नमीयुक्त हवा यदि ऊपर गई है तो कैसी हो जाएगी, यहां पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाएगी, है ना। तो ये दर घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हमने पढ़ा है कि अपन क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग है यहाँ 59 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में टेम्परेचर रहता है, और धरातल के पास में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये कितना हो गया, लगभग दोनों का अंतर कितना हो गया, -59 और 15 कितना हो गया, प्लस हो जाएंगे ना, माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, तो लगभग हो गया ये 76 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब एक क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई मान लेते हैं अपन यहाँ पे, यह 10 किलोमीटर के ऊपर इतनी है, तो प्रति किलोमीटर कितना हो गया, 10 का भाग लगेगा 7.4, तो एवरेज जो दर आती है ना, हाँ ये दर आती है कितनी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस दर से तापमान जो है ऊपर जाने पर घटता है, तो हवा अचानक ठंडी होती है, और ठंडी तापमान घटते ही हवा का ठंडा होना, क्योंकि वो जलवाष्प युक्त नमी युक्त हवा है, ठंडी होते ही उसमें जलवाष्प की मात्रा है, सांद्रता है वो बढ़ जाती है, अतिरिक्त हो जाती है, ठीक है ना। और यही अतिरिक्त जलवाष्प की जो मात्रा है वो मुख्य रूप से क्या कहलाती है, संघनन का स्वरूप धारण कर लेती है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता घट जाती है, और अतिरिक्त जलवाष्प द्रव्यस के रूप में संघनित हो जाती है। अब ये संघनित कहाँ होती है, तो इसमें वायुमंडल में जो धूल होती है ना, वायुमंडल में जो धुआं होता है, जो नमक के कण होते हैं, उन कणों के सारे आदि आधार, ये क्या करते हैं, एक प्रकार से साथियों आधार होते हैं, है ना, ये आधार के रूप में काम करते हैं। इन आधारों के इशारे नमी इकट्ठा हो जाती है और संघनन प्रारंभ हो जाता है, और क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बादल बनते हैं। एक शब्द आता है ऊर्ध्वपातन।
बेसिक चीज को अपन समझेंगे कि यहां से जो जलाशय है, यहां से नमी ऊपर गई, यह नमी ऊपर गई, ऊपर जाते ही काफी ठंडी, अचानक ठंडा वातावरण मिला, ठंडी हवा से इसका संपर्क हुआ, और ठंडी हवा से संपर्क होते ही यह जो नमी थी वो कैसी हो गई, बर्फ के ठोस द्रवों के रूप में बदल गई, है ना, सीधी जम गई। अब सीधी जम गई तो इस प्रकार की जो गैस जो अवस्था है, गैस से सीधी ठोस अवस्था के अंदर इसका बदलना, गैस से सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, यदि तापमान में तीव्र गिरावट आती है तो जलवाष्प सीधे ठोस रूप में बदल जाती है, और यही अवस्था मुख्य रूप से क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, जलवाष्प का सीधे गैस से ठोस अवस्था में बदल जाना। एक शब्द मैंने अभी बता दिया, संघनन केंद्रक, बताया अभी। तो हवा में मौजूद, वायुमंडल में या कह दो चाहे हवा में कह दो, मौजूद धूल, धुआं, नमक के कण जिनके सहारे जलवाष्प इकट्ठा होती है, इन धूल, धुएं, नमक के कणों को ही केंद्र संघनन या संघनन के केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन के केंद्रक कहते हैं। तो धूल, धुआं, नमक के कणों के सहारे जब ये जलवाष्प इकट्ठा होती है तो इसको अपन क्या कहते हैं, संघनन के केंद्रक के रूप में इनको जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अचानक यदि जलवाष्प जो ऊपर जाती है, हवा का तापमान गिरता है, अचानक हवा ठंडी हो जाती है, और यदि वो ऊपर जाकर के अचानक जम जाती है तो उसको अपन ऊर्ध्वपातन शब्द अभी काम में लिया था, ऊर्ध्वपातन के नाम से पुकारते हैं। फिर आता है संघनन। संघनन उस समय भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है तो भी उसका तापमान गिरता है। भाई संघनन का मतलब हवा का तापमान गिरना और जलवाष्प जो हवा है उसमें संतृप्तता आ जाना, और अतिरिक्त जलवाष्प है उसका आधारों के सारे जमा हो जाना। यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान औशांक के नजदीक हो, है ना, औशांक के नजदीक हो। तो औशांक होता है तापमान जो है वह तापमान एक निश्चित प्रतिदर्श तापमान का जिस पर हवा संतृप्त हो जाती है तो उसका औशांक कहलाता है। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी उसका तापमान गिरता है उस पर निर्भर करता है, और साथ साथ में उसकी हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर डिपेंड करता है। भाई जितने तापमान पर हवा संतृप्त हो जाती है, एक निश्चित तापमान पर हवा में पाई जाने वाली जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और जिस आर्द्रता जिस तापमान पर हवा संतृप्त हो पूरित हो जाती है वो उसका औशांक कहलाता है। तो डायरेक्ट अपन कहें तो संघनन डिपेंड करता है किस पर, संघनन हवा के ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर मुख्य रूप से यह निर्भर करता है। आगे देखो, अब है संघनन के लिए उत्तरदायी अवस्था। इस संघनन के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं उत्तरदायी होती है। तो पहली अवस्था है वायु का आयतन नियत हो, तापमान औशांक तक गिर जाए, तभी संघनन होगा। भाई तापमान कहां तक गिर जाएगा, औशांक तक। ठीक है, दूसरा बिंदु है कि वायु का आयतन और तापमान दोनों ही कम हो जाए। आयतन नियत हो, इसका मतलब क्या होता है, आयतन यदि घटता बढ़ता रहता है तो औशांक स्थिर नहीं होता। ठीक है, तो आयतन नियत हो तब तापमान औशांक तक गिर जाता है, तब क्या होता है, संघनन शुरू हो जाता है। हवा का आयतन जो है यदि नहीं गिरता या अधिक या कम होता रहता है, उस कंडीशन में औशांक स्थिर नहीं होता। ठीक है, जैसे अपन बात करेंगे कि हवा जो जो ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, और ठंडी होने का मतलब है वो फैलती है और उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, और ये हवा जो जो नीचे आती है तो कैसी है, शुष्क होती है, तो सिकुड़ती है ना, सिकुड़ती है, और उसमें से जो ऊष्मा है धारण करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है और उसकी संतृप्तता हट जाती है, तब उसमें संघनन की प्रक्रिया नहीं होती। तो हवा का ऊपर उठना संघनन के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर हवा ठंडी होकर के उसका आयतन बढ़ता है और उसमें संतृप्तता आ जाती है, और जो अतिरिक्त नमी है वो बूंदों के रूप में संचित होना शुरू हो जाता है, जिसको संघनन कहते हैं। ठीक है ना, तो अपने को जरूरी ये बात यहाँ जानने की आवश्यक है कि हवा का आयतन नियत हो और तापमान औशांक तक गिर जाए, हवा का आयतन और तापमान दोनों कम हो जाए, या तीसरी अवस्था है वाष्पीकरण द्वारा वायु और हवा के अंदर और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए, और जिसके कारण से हवा के अंदर क्या आ जाए, संतृप्तता आ जाए। हवा के अंदर क्या आ जाए, संतृप्तता।
तो ये संतृप्तता यदि और अधिक आ जाती है तो अपन कह सकते हैं कि हवा जो है उसमें संघनन शुरू हो जाता है, वो संघनित हो जाती है। अब देखते हैं संघनन के प्रकार। मुख्य रूप से हवा की संघनन के 4 प्रकार यहां अपन देखेंगे। औष, इसके अंदर अपन ने देखा ही है कि जब हवा का तापमान इतना गिर जाए और औषांक से नीचे नहीं हो, ठीक है ना, यानी जमाव बिंदु से थोड़ा ऊपर हो, उसको अपन औषांक कहते हैं। औषांक अभी देखा था, हवा जिस तापमान पर संतृप्त हो जाती है वो उसका औषांक कहलाता है, ठीक है। तो फिर जलवाष्प जो है वो पेड़ पत्ती पौधों की पत्तियों के सारे बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, औष बोलते हैं। अतिरिक्त जलवाष्प है हवा के अंदर इतनी ज्यादा अतिरिक्त हो जाती है कि उसके अंदर दृश्यता खत्म हो जाती है, जिसको अपन कोहरा बोलते हैं। जहां धुआं अधिक होता है वहां धूम्र कोहरा भी इसको कहते हैं, है ना। और कोहरे के अंदर यदि और अधिक नमी बढ़ जाती है जिसको अपन कुहासा, बारी बार से तीनों की चर्चा अपन करेंगे। यानी धूम्र कोहरा है, इसकी चर्चा भी अपन करेंगे, और कुहासा भी है उसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है, इसके रूप है। फिर है तुषार। तुषार में क्या होता है कि जब जलवाष्प के अंदर वायुमंडल में हर अचानक तापमान गिर जाता है तो अतिरिक्त जलवाष्प जो है, हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि अतिरिक्त जलवाष्प है वो बर्फ के रवों के रूप में जमा हो जाती है, जिससे अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, तुषार। और ये पहाड़ों के ऊपर अधिक देखने को मिलती है। कहां पर? पहाड़ों वाले क्षेत्रों में ये अधिक देखने को मिलती है। और फिर बादल, आप जानते हो हवा जो जो ऊपर बढ़ती है तो ऊपर जाकर के जब जैसे ठंडी होती है उसमें हवा संतृप्त आती है, अतिरिक्त जलवाष्प है वो धूल व नमक के कणों के सहारे यदि इकट्ठा हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं, है ना। इस तरह की संरचना आपको दिखाई देती है और ये मुख्य रूप से क्या कहलाता है, बादल। यानी किसी भी प्रकार से परतनुमा हो सकता है ना। इस तरह के बादल भी हो सकते हैं, इस तरह के जो कपासी वर्षा मेघ होते हैं, कपासनुमा हो सकते हैं, गोभी के फूल की तरह दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग प्रवृत्ति के बादल है, बारी बार से इनकी चर्चा अपन करेंगे। तो 4 रूप है संघनन के बाद जलवाष्प के। 4 रूप कौन कौन से हैं? सबसे पहला ओस है, इसके अलावा कोहरा है, तुषार है और बादल है। बादल के अपन यहाँ पे 4 रूप देखेंगे। पक्षाभ देखेंगे, सबसे ऊपरी बादल जो है पक्षाभ होता है, और उसके बाद में स्त्री देखेंगे, है ना। इसके अलावा अपन वर्षा मेघ की चर्चा करेंगे और इसके अलावा कपासी मेघ जो है उनकी चर्चा। तो 4 प्रकार इसके देखेंगे। फिर ऊंचाई के आधार पर इनके 3 प्रकार और बांटेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 11 के अंदर ये चैप्टर दे रखा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, वहां मिल जाता है। लेकिन समझना है तो आप सर्वा क्लासेस के साथ में आ सकते हैं। तो अधिक ऊंचाई वाले जैसे पक्षाभ है, पक्षाभ स्त्री है ना। मध्यम ऊंचाई वाले जैसे कपासी, कपासी स्त्री, कपासी वर्षा। और निम्न ऊंचाई वाले बादल जो होते हैं जैसे कि पक्षाभ वर्षा मेघ हो जाए, पक्षाभ अपने स्त्री वर्षा मेघ हो जाएंगे या वर्षा मेघ हो जाएंगे। बारी बार से सबकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओस। ओस क्या होती है? जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तुओं जैसे कि पत्थर, घास, कहाँ इकट्ठा होती है, पत्थर, घास, है ना, और पौधों की पत्तियों पर ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, तो इस अवस्था को अपन ओस कहते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर जैसे अपना महीना होता है, हिंदी मास की बात करें तो भाद्रपद श्रावण महीना होता है, बरसात होने के बाद में जो फसलें होती है अच्छी, है ना, तो उस समय मॉर्निंग में अपन देखते हैं तो जो भी पेड़ पौधे की पत्तियां होती है उन पत्तियों के सहारे अपन देखते हैं, है ना, धरातल जो ठोस धरातल होता है वो पत्थर पड़ा है उसके सारे आपको इस प्रकार से चमकीली बूंदे बरसात की, जैसे सुबह सुबह सूर्योदय होता है उस सूर्य की रोशनी इन बूंदों पर जैसे ही गिरती है तो ये काफी ज्यादा चमकती है ना, चमकती हुई दिखाई देती है। तो यही बूंदे मुख्य रूप से क्या कहलाती है, ओस कहलाती है। तो अब ओस क्यों आई? क्योंकि ये अतिरिक्त जलवाष्प की मात्रा है। आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्र के ऊपर न यदि जमा हो जाती तो बादल बन जाता, लेकिन वहां ना होकर के जो अतिरिक्त जलवाष्प है वो कहाँ जमा होगी, पत्थर है, घास है ना, पौधों की पत्तियां हैं, उनकी ठंडी सतहों पर वो इकट्ठा हो गई। जैसे जैसे सूर्य ऊपर बढ़ता है यानी तापमान बढ़ता है वैसे वैसे ये जलवाष्प है वो सूख जाती है और ओस है वो उड़ के चली जाती है। उड़ने का मतलब ये सूख गई, हवा के द्वारा सूख ली जाती है, तो इसको बोलते हैं अपन ओस। ठीक है,
ओस के लिए उपयुक्त दशाएं। अब ओस क्या सब हर मौसम में हर कहीं भी कभी भी बन सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ आदर्श दशा जरूरी है ना। अपन कहते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है और शुष्क हवाएं चल रही होती है ना, उस समय कोई ओस नहीं आती। क्यों? वायुमंडल में नमी है ही नहीं। मुख्य रूप से जो यह कंडीशन बनती है, जैसे ओस कब पड़ती है? मुख्य रूप से जब हवा के अंदर नमी अच्छी हो, है ना, ठंडा वातावरण हो, हवा का तापमान अचानक गिर जाता है तो अतिरिक्त जलवाष्प बढ़ जाती है ना। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वहां पे तो कौन कौन सी दशाएं होती है किसके लिए? ओस के लिए तो पहला है साफ आसमान, साफ होना चाहिए, है ना। साफ आसमान इसके लिए जरूरी है। शांत हवा, क्योंकि अभी देखा था अपन ने, जो प्रवाह जो होता है, प्रवाह हवा का यदि हो तो उसमें क्या होता है, जो संतृप्तता होती है वो नष्ट हो जाती है। संतृप्तता नष्ट हो जाती है, और संतृप्तता नष्ट हो जाती है तो फिर ओस नहीं बनती। बिना संतृप्तता के ओस नहीं बनती, है ना। इसलिए हवा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। हवा कैसी होनी चाहिए? शांत हवा होनी चाहिए, आसमान साफ हो, उच्च सापेक्ष आर्द्रता उच्च होनी चाहिए, है ना। एक निश्चित तापमान पर औषांक बिंदु तक तापमान गिर जाना चाहिए और सापेक्ष आर्द्रता है वो उच्च होनी चाहिए। यदि आर्द्रता सापेक्ष उच्च नहीं होगी तो उस कंडीशन में ओस नहीं बनेगी। लंबी और ठंडी और लंबी रात हो, लंबी रात हो और साथ साथ में ठंडी हो। तो यदि गर्म होगी तो अतिरिक्त जलवाष्प नहीं रहेगी, सापेक्ष आर्द्रता है वो घट जाएगी, ठीक है ना। तो कैसा हो? ठंडी और लंबी रात हो, ताकि लंबे समय तक धरातल ठंडा हो जाएगा और हवा का तापमान भी गिर जाएगा, तो हवा के में जो संतृप्तता है वो संतृप्तता बनी रहेगी। ये भी एक कारण है। और तापमान औषांक जमाव बिंदु के ऊपर हो, यानी औषांक क्या है? जिस तापमान पर हवा संतृप्त होती है वही औषांक है। ये तो अपन ने पढ़ा ना कि जिस तापमान पर हवा संतृप्त होती है वह उसका क्या कहलाता है? औषांक, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं? औषांक बोलते हैं। तो औषांक जमाव बिंदु के ऊपर होना जरूरी है। यदि जमाव बिंदु से नीचे आ जाएगा तो तुषार में बदल जाएगी प्रवृत्ति, चेंज हो जाएगी ना, उसकी प्रवृत्ति या जलवाष्प की प्रवृत्ति या वायुमंडल जल की जो प्रवृत्ति वो चेंज हो जाएगी। लेकिन औषांक जमाव बिंदु के ऊपर यदि है या उसके आसपास में ही है तो अपन कह सकते हैं कि ये 4 स्थितियां 5 स्थितियां बनती है, जो किसके लिए जरूरी है? ओस के लिए जरूरी है। तो क्या हुआ? साफ आसमान, शांत हवा, लंबी और ठंडी रात, मंद हवा का शांत होना, प्रवाह बंद होना, और औषांक जमाव बिंदु के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु आता है कोहरा। अब इसको आप फॉग को जानते हो। कोहरा क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर दृश्यता खत्म हो जाती है, यानी हवा धरातल के पास में संतृप्त हो जाती है और अतिरिक्त जलवाष्प की मात्रा जो है वो धरातल के पास में लटकते या हवा के साथ में लटकती हुई प्रतीत होती है, जिससे हम दूर तक देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसको स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? कोहरा बोलते हैं। मुख्य रूप से सर्दियों में ऐसी कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है, जिसका कारण है कि धरातल जो है सर्दियों के अंदर बहुत अधिक ठंडा होता है रात के समय, क्योंकि धरातल जो है ना उसमें माधवी पे प्रभाव अपन देखते हैं कि स्थल भाग जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं। तो सर्दी शीतकाल का जो मौसम होता है उस समय स्थल भाग है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, उनका तापमान गिर जाता है। तो धरातल के आसपास की जो हवा है वो जल्दी संतृप्त होती है और उसमें अतिरिक्त जलवाष्प की मात्रा है वो हवा में लटकती तैरती हुई नजर आती है। उस कंडीशन में क्या छा जाते हैं? कोहरे छा जाते हैं। तो देखते हैं क्या कोहरा। जब बहुत अधिक मात्रा में आर्द्रता से भरी हवा अचानक नीचे की ओर गिरती है ना, अचानक नीचे की ओर गिरती है, हवा की क्षैतिज बहुत ज्यादा ठंडी, तब छोटे छोटे धूल कणों के ऊपर संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें वायुमंडल में दृश्यता खत्म हो जाती है। और यही स्थिति क्या कहलाती है? कोहरा कहलाती है। यही स्थिति क्या कहलाती है? कोहरा कहलाती है। समझ गए? हवा का अचानक संतृप्त हवा का अचानक ठंडा हो जाना या ठंडे धरातल से उसका संपर्क होना और उसमें अतिरिक्त जलवाष्प की मात्रा है वो धूल धुआं नमक के कणों के सारे संचित होकर के उनका संघनन हो जाना, और ये हवा में लटकती और तैरती हुई जो जलवाष्प है हाँ वो हमें या हमारे लिए दृश्यता वो नष्ट कर देती है। तो इस स्थिति को अपन मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? कोहरा बोलते हैं। इसमें जहां मुख्य रूप से कोहरे के प्रकार अपन देखेंगे, 2 प्रकार यहां देखेंगे। एक शब्द आता है विकीर्ण कोहरा। तो इसमें क्या होता है? विकीर्ण कोहरा किसे कहते हैं? देखो,
जब यह कोहरा तब बनता है जब ठंडे धरातल पर गर्म और आर्द्र वायु का प्रवाह होता है। गर्म और आर्द्र वायु, हवा चल रही है किस पर? ठंडे धरातल पर। ठंडे धरातल पर हवा प्रवाहित हो रही है, जैसे ये धरातल है और ये काफी ठंडा है। यहां जो पवन प्रवाह हो रहा है वो गर्म पवन है और आर्द्र है। आर्द्र गर्म पवन प्रवाह हो रहा है। अब इस पवन का मुख्य रूप से ठंडे धरातल से संपर्क होता है, तो दोनों के संपर्क से मुख्य रूप से क्या होता है? गर्म और आर्द्र पवन अचानक ठंडी होती है तो उसकी संतृप्तता बढ़ जाती है, और जब वो संतृप्तता बढ़ जाती है अचानक, है ना, तो उसमें संघनन प्रारंभ हो जाता है धरातल के पास में, और यही संघनन जो है मुख्य रूप से कोहरे के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यही संघनन कोहरे के लिए उत्तरदायी होता है। इस कारण धरातल उष्ण आर्द्र हवा ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल कण आर्द्रताग्राही कणों के चारों ओर एकत्रित होकर के जल शिखर, है ना, जल शिखर के रूप में आकर कुंवरे का रूप धारण कर लेते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं कि ठंडा धरातल जो है उसके ऊपर आसपास में गर्म और आर्द्र हवा बहती है, तो अचानक इस हवा का तापमान गिरता है और यहां संघनन शुरू हो जाता है। ठीक है, यह संघनन शुरू हो जाता है, और संघनन जब धरातल के पास में हो जाता है तो इस स्थिति में अचानक कोहरा आ जाता है। तो ये जो कोहरा है वो विकिरण कोहरा कहलाता है। क्या कहलाता है? विकिरण कोहरा कहलाता है। ठीक है, दूसरा होता है अभिवयनीय कोहरा। अभिवयनीय कोहरा, इसमें क्या होता है? यह स्थिति तब बनती है जब ठंडा धरातल पर गर्म और आर्द्र हवा का आगमन होता है। इस स्थिति में ठंडी और आर्द्र हवाओं के मिलने से निर्मित कोहरा अभिवयनीय कोहरा होता है। यह सर्दियों में स्थल भाग पर और गर्मियों में महासागरीय भागों पर अधिक देखने को मिलता है। ठीक है ना, एक मिनट। तो यह होगी दोनों प्रकार, अभिवयनीय कोहरा और एक हो गया अपने जो श्रवण, ये अपना विकिरण कोहरा। तो विकिरण में तो अपन ने देखा है कि धरातल के आसपास में गर्म और ठंडी हवा यदि होती है तो उन दोनों का संपर्क होता है, उस कारण से हवा जल्दी संघनित होकर के उस भाग में कोहरे की स्थिति बन जाती है। और अभिवयन, ये शब्द आया है, अभिवयन का मतलब बाहर से हवा आ रही है। तो किसी ठंडे धरातल पर गर्म और आर्द्र हवा का आगमन होता है बाहर से, तो उन दोनों का संपर्क होता है, तो ये कोहरे की स्थिति बनती है, जिसको अपन क्या नाम दे देते हैं? अभिवयनीय कोहरा। फिर आता है धूम्र कोहरा। तो इसके लिए मैंने कहा था ये औद्योगिक क्षेत्रों में, नगरीय, और ये कहां होता है? नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों में, नगरीय व औद्योगिक भागों में इस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि नगरों के अंदर जलवाष्प जो होती है वो मुख्य रूप से धूल, धुआं, नमक के कण ज्यादा होते हैं, प्रदूषण ज्यादा होता है, तो उन कणों की सहारे ये संघनन जल्दी प्रारंभ हो जाता है। तो काफी लंबे से अपन देखते हैं ना, दिल्ली के अंदर की सर्दियों के अंदर दोपहर तक है वो सभी उड़ानें स्थिर रही या रद्द कर दी गई या उड़ानें नहीं हो पाई है ना। 10 से 50 मीटर के आसपास थी समस्या, शहरों के अंदर बहुत ज्यादा रहती है। इसका कारण यही है कि वहां प्रदूषण होता है। तो जब नगरीय क्षेत्रों में धुएं के कारण आर्द्रता केंद्रकों की मात्रा अधिक होती है और जिससे धुआं व कोहरा एक साथ शामिल हो जाता है, और ये जो धुएं के और नमक के कण जो वायुमंडल में जो डस्ट के कण होते हैं वो आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में काम करते हैं, और जगह जगह मुख्य रूप से इनका ज्यादा होना, फैलना और कोहरे से जलवाष्प इनका संपर्क होना और संघनन प्रारंभ हो जाना मुख्य रूप से ये धूम्र कोहरे के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से इस स्थिति को, जहां शहरों के अंदर धुएं के कणों के सारे नमी इकट्ठा होकर के कोहरे की स्थिति बनती है, जिसको अपन क्या नाम दे देते हैं? धूम्र कोहरा नाम दे देते हैं, यानी धुएं के साथ में ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति नगरों में अधिक देखने को मिलती है। एक शब्द आता है कुहासा। तो कुहासा में क्या है? कोहरे में नमी की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो उसको वायुमंडल में इस स्थिति को कुहासा बोलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। कोहरा और कुहासा में क्या फर्क है? कोहरा पहली स्थिति है और अधिक नमी बढ़ गई, दूसरी स्थिति क्या हो गई? कुहासा हो गई। कुहासा अक्सर पहाड़ों में अधिक होता है ना, क्योंकि पहाड़ी ढालों के सहारे ऊपर उड़ती वायु ढाल की ठंडी सतह के संपर्क में आती है, तो अचानक वो ठंडी हो जाती है और नमी बढ़ जाती है। जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ी क्षेत्र, अब यहां से हवा ऊपर चढ़ रही है। यह हालांकि इसके अंदर कुछ नमी थी, लेकिन नमी की कमी थी, लेकिन जैसे यहां ऊपर आएगी, तापमान गिरेगा, तो ये जो सतह है ना, ये कैसी है? ठंडी सतह है। और ये हवा जैसे ही इस ठंडी सतह के यहां संपर्क होगा इसका, तो अचानक इसका तापमान गिर जाएगा। यहां इसका संपर्क हुआ तो संपर्क होते ही इसका तापमान कैसा हो जाएगा?
तापमान गिर जाएगा, तापमान गिरा, अचानक ठंडी हो गई, है ना, तो यहाँ की जो जलवाष्प की स्थिति है, इस वायुमंडल की इस हवा की स्थिति किस रूप में बदल गई, कुहासे के रूप में। तो पहाड़ों पर ये कुहासा है वो अक्सर ज्यादा होता है, क्योंकि ऊंचाई, पहाड़ ऊंचाई पर स्थित होते हैं, ऊंचाई में तापमान थोड़ा सा कम पाया जाता है, समझ गए ना आप। तो इस वजह से इसको अपन अचानक इसमें नमी घट जाती है, नमी बढ़ जाती है और तापमान इसका घट जाता है, तो इससे क्या, कौन सी स्थिति बनती है, कुहासे की स्थिति बनती है, और विशेष रूप से कहाँ बनती है, पहाड़ों के अंदर। फिर एक शब्द आता है तुषार। अब इसमें तापमान है औष्णांक से नीचे चला जाएगा जमाव बिंदु के पास में। इसमें जब वायु का तापमान जमाव बिंदु से नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, अर्थात औष्णांक जमाव बिंदु या उससे से नीचे चला जाता है, तब स्थिति क्या बनती है, तुषार की। यानी इसमें क्या होता है, जैसे हवा है और हवा कैसी है, नमी युक्त है, ठीक है। अब तापमान यहाँ का कैसा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, इससे भी कम है, ठीक है। तो अब यह हवा क्या करेगी, मुख्य रूप से बर्फ के रवों के रूप में चारों ओर इकट्ठा होकर के बर्फ के रवे बन जाएंगे, बर्फ रवे, है ना, रवों के रूप में बन जाएगी, और ये बर्फ के रवे बन जाते हैं। यही स्थिति मुख्य रूप से क्या कहलाती है, तुषार कहलाती है, समझ गए। तो इस रूप में तुषार जो है वो बनता है। इस स्थिति में अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ रवों के रूप में जमा हो जाती है, और इस अवस्था को या इस स्थिति को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, तुषार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये होता है तुषार, समझ गए। और यही मुख्य रूप से कहाँ मिलती है स्थिति, पहाड़ों और पर्वतीय जो भाग है वहां ज्यादा मिलती है, जहां ऊंचाई के साथ तापमान अचानक गिरता है और औष्णांक जमाव बिंदु या उससे नीचे होता है। अब तुषार के लिए आदर्श दशा, जैसे ओस के लिए आदर्श दशा है, सेम वही तुषार के लिए आदर्श दशा है कि आकाश साफ हो, हवा का शांत होना हो, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता हो, ठंडी और लंबी रात हो। एक चेंज है दोनों में कि उसमें तापमान, जो हवा का तापमान है वो औष्णांक बिंदु जमाव बिंदु से थोड़ा ऊपर था, यहाँ जमाव बिंदु या उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। जमाव बिंदु से ऊपर होते ही ओस बन जाएगी, और जमाव बिंदु से नीचे जाते ही ये क्या बन जाएगा, तुषार की स्थिति बन जाएगी। तो यह है अगली अवस्था, कौन सी, तुषार, और उसकी आदर्श दशाएं। अब आगे आता है बिंदु बादल। तो बादल कैसे बनते हैं और ये बादलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्लाउड्स, बारी बारी से अपन देखेंगे। 4 प्रकार के बादल अपन यहाँ देखेंगे। सबसे अधिक ऊंचाई वाले बादल जिसको अपन पक्षाब कहेंगे, उसके बाद में जो बादल बनेगा उसको अपन कपासी कहेंगे, उसी से नीचे वाला बादल बनेगा जिसको अपन स्त्री कहेंगे, उसके बाद में जो बादल बनेगा जिसको अपन वर्षा कहेंगे। 4 प्रकार के बादल, उनकी आकृति और संरचना के आधार पर अपन देखेंगे, और उन चारों को अपन 3 भागों में पुनः बांट देंगे, अधिक ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले और निम्न ऊंचाई वाले बादल। तो बारी बारी से इनकी चर्चा अपन विस्तार से अगले कालांश में करेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। सभी साथी सर्वा क्लासेज को, यदि क्लास आपको बहुत अच्छी लगती है और समझ में आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, अन्य साथियों को शेयर भी कर देंगे। तो बादलों की चर्चा करेंगे अगले कालांश में। फिर अपन देखेंगे बादलों के बाद में वर्षण के प्रकार, वर्षा का होना, और वर्षा के साथ साथ में अपन देखेंगे वर्षा के प्रकार, जैसे सैमन्य वर्षा है, और चक्रवातीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा है, ठीक है ना। तो इन तीनों की बारी बारी से चर्चा अपन करेंगे। चक्रवातीय वर्षा में अपन उष्णकटिबंधीय अवदाब है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी भी करेंगे, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनकी चर्चा भी करेंगे। साथ साथ में अपन जैसे चक्रवात कहाँ होता है, हरिकेन कहाँ होता है, टोर्नेडो किसे कहते हैं, टाइफून क्या होता है ना, तड़ी झंझा किसे कहते हैं, इन सब की बारी बारी से अपन चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए सर्वा क्लासेज के साथ में। एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद सर्वा क्लासेज जुड़ने के लिए, और आशा करता हूं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपके लिए फायदेमंद होगी और आप सर्वा क्लासेज को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।